नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त होंगे। तो जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे, क्लास का टाइम हो चला है। तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी के सभी एकदम बढ़िया हैं और बहुत दिनों से आपका इंतजार था कि अवतार 2.0 कब आएगा। तो आज 6 तारीख है बच्चों, और 6 तारीख है तो आज आपका वो दिन आ चुका है जब हम अवतार 2.0 बैच को लेकर आ चुके हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं और एक बार क्लास को कर दीजिएगा शेयर, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और एक बार क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बेटा आ जाइए जल्दी से, थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं बैच के बारे में। उससे पहले सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, कोई दिक्कत किसी तरीके की आवाज के अंदर, जल्दी बताओ। वैसे सब कुछ सही है, माइक वगैरह सब कुछ सही है। आप एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो सभी बच्चे कि मैम आवाज आ रही है। सभी बच्चों के मुझे अंगूठे नजर आने चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। वही वाह, ठीक है, जल्दी से करो बेटा। इसका मतलब सभी बच्चे एकदम से अच्छे से मुझे सुन पा रहे हैं, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है और आपको चीजें भी अच्छे से दिखाई दे रही है। तो चलिए भाई अब दे देते हैं शुरुआत। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, नमस्कार, राधे राधे। चलिए आइए थोड़ा सा जान लेते हैं बैच के बारे में कि अवतार 2.0 में आपको क्या कुछ चीजें हैं जो मिलने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका जो बैच है उसके प्राइजेस कितने रहने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि जब भी हमारा कोई नया बैच शुरू होता है बेटा, तो उसमें 3 दिन आप लोगों के डेमो चलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा, आपको 3 दिन डेमो मिलेंगे यूट्यूब पर। आज 6 तारीख है, आज, कल और परसों, यानी 6, 7, 8, ये 3 दिन जो आपकी क्लासेस चलेंगी वो यूट्यूब पर चलेंगी, यानी डेमो के रूप में चलेंगी, ठीक है। और इस बीच आपको एक और चांस दिया जाता है RWA की तरफ से कि आप बैच को कम प्राइजेस में खरीद सकते हैं बेटा। तो आपको करना क्या है, आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है कैपिटल लेटर में SSC20, ठीक है। SSC20 आप कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आप इस बैच को खरीद पाओगे 640 में, ठीक है। 3 दिन के बाद ये बैच आपको 799 में ही मिलेगा, फिर कोई फीस यहाँ पर कम नहीं की जाएगी बेटा, ठीक है। तो बेहतरीन मौका है, सुनहरा मौका है, 3 दिन डेमो के अंदर ये बैच आपको कम प्राइजेस में मिल सकता है। तो ये तो रही आपको प्राइजेस की बातें। आगे बात करते हैं कि मैम टाइम टेबल किस तरीके से रहेगा हमारे GD वाले बैच के अंदर, ठीक है। तो चलिए आइए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं टाइम टेबल के बारे में भी। तो बेटा जो टाइम टेबल रहने वाला है आप लोगों का अवतार 2.0 बैच के अंदर, वो भी बड़े ध्यान से सुन लीजिए। हाँ जी, नमस्कार सभी बच्चों को, गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाएं, जुड़ जाएं क्लास के साथ सभी बच्चे। चलिए देखिए, तो भाई टाइम टेबल आप लोगों को सुबह मैथ्स की क्लास मिलेगी 8:15 पर। तो सुबह 8:15 आप लोग मैथ्स की क्लास करोगे। उसके बाद 9:30 बजे आप लोगों की होगी हिंदी की क्लास। जैसे ही हिंदी खत्म हो जाएगी इसी टाइम पर स्टैटिक की क्लास आप लोगों की शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर 11 बजे सुबह आप लोग रीजनिंग करोगे प्यारे बच्चे। तो रीजनिंग भी आपको 11 बजे मिल रही है, ध्यान से क्लास में जुड़ जाइएगा। आगे 12 बजे आप लोगों की हुआ करेगी हिस्ट्री की क्लास बेटा। हिस्ट्री की क्लास के बाद 1 बजे दोपहर में आप लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी, ठीक है। फिर उसके बाद शाम को 6 बजे आपकी हुआ करेगी मैथ्स की क्लास। तो मैथ्स आपको 2 क्लासेस में कराया जा रहा है बेटा, एक सुबह आप करते हो और एक शाम को आप 6 बजे किया करोगे, ठीक है। चलिए अब 7 बजे शाम को आप लोग करेंगे पॉलिटी की क्लास। और जैसा कि आपको पता है 9 बज चुके हैं तो रात हो चुकी है, और रात में 9 बजे आपकी चला करेगी साइंस हम लोग पहले जो शुरुआत करेंगे वो करने वाले हैं बायोलॉजी के साथ। बायोलॉजी खत्म होगी केमिस्ट्री खत्म होगी फिजिक्स, ऐसे करके सेम टाइम पर हम लोग तीनों साइंस को खत्म कर रहे होंगे। तो ये रहा आप लोगों का टाइम टेबल। अब यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को बताओ जल्दी से, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ जी बेटा, मैथ्स आप लोग 2 टाइम पर पढ़ेंगे, यानी 2 घंटे की क्लासेस आपकी मैथ्स की होंगी। एक सुबह 8:15 पर राहुल सर आपको कराएंगे और शाम को 6 बजे अंकित भाटी सर आपको कराएंगे, ठीक है। चलो बाकी सबका आपको पता चल चुका है टाइम टेबल। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अपने सिलेबस की तरफ या अपने सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग साइंस की शुरुआत करने जा रहे हैं बायोलॉजी के साथ, ठीक है। अक्सर बायोलॉजी के साथ ही करते हैं, इस बैच में भी हम बायोलॉजी के साथ ही शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि जब भी आपको एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है बायोलॉजी का।
जब भी आपको एग्जाम में मान लीजिए एसएससी जीडी के अंदर आपको 4 से 5 नंबर के अगर साइंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उसमें से संभावना होती है कि एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आप लोगों को बायोलॉजी से पूछे जा सकते हैं। तो अगर साइंस की बात करते हैं तीनों साइंस में तो बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है और इसीलिए हम लोग बायोलॉजी के साथ शुरुआत देते हैं। ठीक है, चलिए तो बेटा आ जाइए, हम लोग अब शुरू करते हैं बायोलॉजी की क्लास को पढ़ना। ठीक है, हाँ जी बेटा, बिल्कुल स्टार्टिंग के 3 दिन आप लोगों को कूपन कोड अप्लाई कर कर ये बैच कम प्राइजेस में मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे बैच को खरीदना चाहते हैं या तो आज खरीदना चाहते हैं लगा दो कूपन कोड, जो बच्चे कल या जो बच्चे परसों कैपिटल लेटर में SSC20 कूपन कोड लगाकर इस बैच को कम प्राइजेस में ले सकते हो। ठीक है, चलिए आ जाइए। हाँ जी, सेम टाइम टेबल रहेगा आप लोगों का। चलो आओ अब आगे बात करते हैं हम लोग कि मैम जी जो बायोलॉजी हम लोगों की होने वाली है थोड़ा सा बताएं। तो बेटा बायोलॉजी की आज पहली क्लास है, थोड़ा सा बेसिक लेकर चलने वाली हूँ चीज़ों को। ठीक है, और आज ही हम हमारा एक नया टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, उसको भी शुरू कर देंगे। तो पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें मैं बायोलॉजी की आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। ठीक है, हाँ जी बेटा, जिन भी बच्चों के पास अवतार .1 बैच है उन बच्चों को या जो भी बच्चे इस बैच को खरीद रहे हैं 2.0 को, उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस भी दी जाएंगी। जो पहला वाला आपका अवतार बैच है वो वाली क्लासेस भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगी कि लाइव क्लास ही आप लोग अटेंड करें। ठीक है, जिससे आपका रिविजन भी हो जाएगा और जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी क्लास बहुत लाभदायक होगी। ठीक है, चलिए तो आ जाओ बेटा, बायोलॉजी के साथ शुरुआत दे रहे हैं। तो जो बायोलॉजी है जिसको आप लोग बोलोगे जीव विज्ञान, हिंदी में जीव विज्ञान प्यारे बच्चे, तो जीव विज्ञान जो होता है ये क्या है मैडम जी, ये है क्या, कितने शब्दों से मिलकर बना है? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अब बहुत पुराना हो चुका है। सभी बच्चे जानते हैं कि बायोलॉजी भैया 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है और ये एग्जाम में भी नहीं आता। तो चलिए ना, टाइम क्यों वेस्ट करना, अच्छे से समझ लेते हैं एक बार चीजों को। बस आपको आनी चाहिए, ठीक है, आपको आना चाहिए ये सारी चीजें। बाकी एग्जाम्स में अब यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो भैया आए तो बढ़िया, ना आए तो बढ़िया, आपको पढ़ना है और आपको पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए समझ लीजिएगा भाई बेटा चीजों को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान बनता है प्यारे बच्चे 2 शब्दों से। एक शब्द है बायोस, ठीक है, एक शब्द है बायोस जिसको आप हिंदी में भी बोलते हो बायोस, और दूसरा शब्द है प्यारे बच्चे लोगस, दूसरा शब्द है भाई लोगस। तो बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है बायोस, एक है लोगस। ठीक है, अब कभी आपको कोई पूछे कि बायोस का मतलब क्या होता है तो आप लोग बताकर चलोगे कि बायोस का मतलब होता है सजीव, यानी कि लिविंग। तो आइए लिख देते हैं भाई। ठीक है, चलो, तो बायोस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सजीव यानी कि लिविंग। सभी बच्चे आगे आगे बता रहे हैं बच्चे, इसका मतलब बहुत बढ़िया, आपने रिवीजन कर रखा है, बहुत अच्छी आपकी चीजें चल रही हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन जो बच्चे हमारे साथ नया है, एकदम फ्रेशर बच्चा हमारे साथ जो जुड़ रहा है भाई, उसको बताना ये सब हमारा कर्तव्य है। तो उन बच्चों के लिए भी ये चीज रहेगी और सभी बच्चों को ध्यान में रखकर आपको सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बायोस का मतलब होगा सजीव यानी लिविंग। लोगस का मतलब क्या होगा, लोगस का मतलब होता है प्यारे बच्चे अध्ययन। क्या लिख सकते हो, अध्ययन। ठीक है, अध्ययन यानी कि टू स्टडी। तो हम लोग अब कह सकते हैं कि जब हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसी को बोला जाता है बायोलॉजी। तो अगर एक लाइन में कोई आपसे बोले कि एक लाइन में जीव विज्ञान की परिभाषा को बताओ, क्या होगी, या एक ही लाइन में बता दीजिए जीव विज्ञान क्या है, तो आप लोग बता सकते हो सजीवों का विज्ञान। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, सजीवों का अध्ययन, यही होता है प्यारे बच्चे जीव विज्ञान। ठीक है, तो कितनी छोटी सी चीज है भैया, सजीवों का अध्ययन। जब हम सारे के सारे सजीवों के बारे में पढ़ें वही है बायोलॉजी। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, स्टडी ऑफ लिविंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग्स। ठीक है, यानी सजीवों के अध्ययन को कहा जाता है बायोलॉजी। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चंस बनते भी नहीं है, पर बन जाए बाई चांस, भैया हमें कुछ नहीं पता, कब एग्जामिनर का मूड बदल जाए, बन जाए तो फिर भी आप कर पाओगे। ठीक है, और आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका बेस हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है,
चलो, अब दूसरा पॉइंट ये है कि मैम ये जो दोनों शब्द हैं बायोस और लोगस, ये कौन सी भाषा से लिए गए हैं, किस लैंग्वेज के ये दोनों शब्द हैं? तो आप लोग बताओगे कि ये दोनों के दोनों शब्द ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं बेटा। कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं? ग्रीक। यानी ये दोनों के दोनों शब्द ग्रीक भाषा से संबंधित हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज ये भी याद रखना जो मैंने साइड में लिखवा दी है कि बायोस और लोगस ये दोनों के दोनों ग्रीक लैंग्वेज के शब्द हैं बेटा। ठीक है, क्लियर? चलो, यहां तक सभी बच्चों को बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, बहुत बेहतरीन। साथ के साथ मुझे थम्स अप भी करते रहें जिससे मुझे पता चलता रहे कि हाँ भाई चीजें क्लियर होती चल रही हैं, अब मुझे अगले फैक्टर पर चलना है। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो मैम इसकी कितनी शाखाएं हैं जो हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भाई शाखाओं के बारे में कि कितनी शाखाएं हैं जो हम लोगों को पढ़नी है या हमारे सिलेबस में आती हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी बेटा सिलेबस भी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सिलेबस भी बताऊंगी। पहले थोड़ी सी और बेसिक चीजें जान लेते हैं बायोलॉजी के बारे में। आज पहली क्लास है तो पहली क्लास में हम थोड़ी सी बेसिक चीजें बिल्कुल पढ़ेंगे। तो बेटा अगर आप लोगों को कभी पूछे कि जो जीव विज्ञान होता है, जीव विज्ञान, इसकी शाखाएं कितनी होती हैं, जीव विज्ञान की शाखाएं यानी कौन कौन सी शाखाएं, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो हमें बायोलॉजी में पढ़नी है, तो आप लोग हेडिंग दे सकते हो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो प्यारे बच्चे, बायोलॉजी की वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं, पर आपको डॉक्टर थोड़ी बनना है भाई, आप लोगों को डॉक्टर थोड़ी ना बनना है। आप लोगों को है एक एसएससी जीडी का एग्जाम जो क्लियर करके चलना है ना, जिसमें बायो आपको आती है। तो भैया आप लोगों को केवल बायोलॉजी की 2 शाखाएं पढ़नी है। अब आप बोलोगे मैम हमने तो जो नीट के एग्जाम होते हैं वहां पे बहुत सारी शाखाएं देखी। बेटा बिल्कुल देखी होंगी, वो स्पेशली बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए होती हैं जो नीट वगैरह की परीक्षा होती है। लेकिन एसएससी जीडी में बहुत कॉमन से क्वेश्चन आपको आते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बस क्लास को कर जाओ अच्छे से, यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और 1 या 2 नंबर आपके आराम से एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं बायोलॉजी सेक्शन से। तो बेटा आपको केवल बायोलॉजी की 2 शाखाएं पढ़नी है। हाँ जी, बच्चे बता रहे हैं बॉटनी और जूलॉजी। एकदम स्मार्ट हो गए हो तुम सब, हैं? चलो बिल्कुल, बहुत अच्छे से जो भी बच्चे बता रहे हैं बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बेटा बायोलॉजी की बिल्कुल 2 शाखाएं होती हैं। एक होती है प्यारे बच्चे जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चे जंतु विज्ञान। ठीक है, और दूसरी शाखा होती है हम लोगों की बॉटनी। बिल्कुल, तो दूसरी है प्यारे बच्चे बॉटनी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तो बेटा आप लोगों को जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं जो पढ़नी है, एक है जंतु विज्ञान, एक है वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है मैम, जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, जंतु विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? तो बेटा सीधी सी बात, सीधा सा लिख रहा है जंतु विज्ञान, तो किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतुओं के बारे में। तो भैया जंतु विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? भैया जंतुओं का अध्ययन करते हैं। क्लियर? तो क्या करेंगे यहाँ पर हम? जंतुओं का अध्ययन करेंगे। सिंपल सी बात, स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल। जितने भी आप जंतु देखते हो भैया, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, हम, हाँ जी हम भी बेटा, हम लोग भी किसमें आते हैं? हम लोग भी इसी में आते हैं, जूलॉजी में। यानी हम भी जंतु ही हैं बेटा। ठीक है, हम पढ़े लिखे जंतु हैं, हम ऐसे जंतु हैं जो एसएससी जीडी का एग्जाम देते हैं। तो कुछ भी मान लो, हम भी एनिमल की कैटेगरी में ही आते हैं। मैं भी, आप सब, हम सब एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है प्यारे बच्चों। चलो, अगर लेकिन आपको पूछे कि ये जो बॉटनी होता है, वनस्पति विज्ञान, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं भाई वनस्पति होती है पेड़ पौधे, पेड़ पौधों का अध्ययन। जब तुम अपने चारों तरफ देखते हो तो तुम्हें बहुत सारे पेड़ पौधे दिखते हैं, भाई वो भी तो सजीवी हैं, पौधे भी सजीवी होते हैं बेटा, वो भी खाना खाते हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो भी अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, तो पौधे भी सजीव हैं। इसीलिए पौधों को भी हम लोग बायोलॉजी में ही पढ़ेंगे। और जब पौधों का अध्ययन करते हैं तो इस ब्रांच को बोलते हैं बॉटनी। तो बॉटनी में क्या करते हैं? पौधों का अध्ययन। ठीक है, पौधों का अध्ययन प्यारे बच्चे,
समझ में आ गई बात? यानी आप लोग बोलोगे स्टडी ऑफ प्लांट। तो ये दोनों चीजें, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको हो गए होंगे क्लियर कि भाई बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, एक जंतु विज्ञान है, एक वनस्पति विज्ञान है। यही आपका सिलेबस होगा, दोनों में से आएंगे आपको टॉपिक। अब मैं बताऊंगी कि जूलॉजी से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, बॉटनी से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, अभी बताऊंगी, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट सिलेबस लिखवा देती ना आपको तो आप कंफ्यूज हो जाते कि बॉटनी क्या है, जूलॉजी क्या है। इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, एक है जंतु विज्ञान, एक है वनस्पति विज्ञान, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ सिलेबस कि मैम जूलॉजी से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और मैडम बॉटनी से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे बात करते हैं। हम करंट अफेयर की क्लास आपकी हुआ करेगी रात को 9:30 बजे। कल सर ने वीडियो में भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, वो भी अभी क्लासेस आपकी जल्दी ही शुरू होंगी, ठीक। चलिए आओ, अब मैं आपको बता देती हूँ भाई सिलेबस प्यारे बच्चों। तो आइए भाई सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या क्या आप लोगों का होने वाला है। सिलेबस में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जूलॉजी के टॉपिक की। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। तो सबसे पहले जंतु विज्ञान से आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको जंतु विज्ञान से पूछे जाएंगे। तो नंबर 1 पर अगर मैं आपको पहला टॉपिक लिखवाती हूँ बेटा, ये हो जाएगा पोषण। या मैं पहले ह्यूमन सिस्टम से शुरू कर रहे हैं हम हमारी क्लास। आपको मैंने टॉपिक लिखवा रखा है एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। तो क्यों ना मानव तंत्रों से शुरू किया जाए, ठीक है। तो लिख लो पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या होगा, ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम पहले हम इस बैच में सारे ह्यूमन सिस्टम खत्म करेंगे। मानव तंत्र जो कि जूलॉजी का सबसे बड़ा पोर्शन है, मानव तंत्र। भाई आपके शरीर के बारे में, सारे तंत्रों के बारे में आपको पूछा जाएगा। अब मानव तंत्र, जैसे कि मैं एक मानव हूं भैया, मेरे शरीर में बहुत सारे अंग है। मेरे पास किडनी है, मेरे पास हार्ट है, मेरा लीवर भी है, मेरे फेफड़े भी है ना। ये सारे ऑर्गन मिलकर मेरे शरीर में अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग। तो ये सारे ऑर्गन मिलकर मेरे शरीर का तंत्र भी बना रहे हैं बेटा। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र में तुम्हारे शरीर की मुख्य किडनी आती है, आपके गुर्दे, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके पहले ऐसे कितने सिस्टम है आपके शरीर में वो लिखवा देती हूँ। तो अब जब आप मानव तंत्रों की बात कर रहे हो तो सबसे पहले आज शुरू करेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम के साथ। एक्सक्रेटरी सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र, हिंदी में उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो ये आपका पहला टॉपिक आज होगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, यानी कि आप पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, अपने मस्तिष्क, अपने ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो लिख दो तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अगर इसके बाद बात करें तो फिर आप पढ़ोगे आपके हार्ट के बारे में, यानी आप लोगों के सर्क्यूलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो तीसरा टॉपिक लिख सकते हो सर्क्यूलेटरी सिस्टम। सर्क्यूलेटरी सिस्टम प्यारे बच्चे जो होता है आपका दिल, इसमें पढ़ोगे अपने दिल के बारे में। दिल जिगर नजर क्या है, ठीक है। एसएससी के लिए आप गाना गाते हो, दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। तो भैया अपने देश की सीमाओं पर तुम खड़े रहोगे और वहां आप अपने देश के लिए जान भी दे सकते हो। तो बिल्कुल दिल के बारे में पढ़ेंगे, यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं। आ जाओ तीसरा टॉपिक के बाद चौथा टॉपिक होगा आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको आप लोग बोलते हो पाचन तंत्र। भैया जब देश की सीमाओं पर आप लोग खड़े रहेंगे, अपने भारत माँ की सुरक्षा के लिए आप लोग खड़े रहेंगे, तो तुम्हें अच्छा खाना भी पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो हमारे देश के फौजी बेचारे इतने स्ट्रोंग है कि वो रूखी सूखी खाकर भी अपने देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा जिससे आपको मिले ताकत, जिससे आप दुश्मन को मार गिराएं, ठीक है। तो पाचन तंत्र यानी कैसा कैसा खाना आपके शरीर में पच रहा है, किस किस एंजाइम का क्या क्या काम है आपके शरीर में,
ये सारा पढ़ेंगे। आएंगे आगे 5वें नंबर पर जो आप लोगों को पढ़ना है आपके शरीर का सिस्टम, वो कौन सा है? हाँ जी बिल्कुल, रेप्रोडक्टिव सिस्टम भी बिल्कुल कराएंगे। तो लिख लो रेप्रोडक्टिव सिस्टम, रेप्रोडक्टिव, ठीक है, यानी कि प्रजनन तंत्र प्यारे बच्चे, प्रजनन तंत्र, ठीक है, रेप्रोडक्टिव सिस्टम। एक सजीव अपने जैसी संतान कैसे उत्पन्न करता है, ये पढ़ेंगे इसमें हम, प्रजनन तंत्र के अंदर। आएंगे छठे नंबर पर कौन सा सिस्टम होगा? तो छठे नंबर पर आप लोग पढ़ रहे होंगे एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम बेटा, यानी कि जिसमें आप आपके शरीर के हार्मोन के बारे में पढ़ोगे, यानी अंतःस्त्रावी तंत्र, ठीक है, अंतःस्त्रावी तंत्र प्यारे बच्चे, अंतःस्त्रावी तंत्र। जब आपको कोई बोलता होगा कि अभी आपकी नौकरी नहीं लगी, तो आपको बड़ा गुस्सा आता होगा, खून खोल जाता होगा, फिर आप अपनी बुक्स लेकर बैठते हो और दृढ़ संकल्प करते हो कि इस बार तो एग्जाम क्लियर करना ही है। तो बस वहां पर जो काम कर रहे हैं आपके शरीर के, वो हार्मोन ही है। तो आपके अंदर जो दृढ़ संकल्प ला रहे हैं, आपको जो गुस्सा लाते हैं, इरिटेशन ला रहे हैं कि अगर इस बार किसी ने बोला कि सिलेक्शन नहीं लिया, तो भैया लेकर दिखाना है, उसका मुंह बंद करना है मुझे। तो सिलेक्शन आपको लेना है, जो आपके अंदर ये एकदम से स्फूर्ति जगा देते हैं। जब आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा, जो आपके अंदर बड़ी खुशी की सी लहर दौड़ेगी, वो सब ये काम ही करेंगे आपके हार्मोन। तो यहाँ पर भी हार्मोन कराए जाएंगे। 7वें नंबर पर पढ़ोगे आप अपना हड्डियों के बारे में, स्केलेटल सिस्टम बेटा, स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र प्यारे बच्चों, कंकाल तंत्र, ठीक है। यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हैं सभी बच्चों की? बताओ। ये तो सिलेबस बताया जा रहा है, सीधी सीधी पॉइंट आपको लिखने हैं, कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं हो रही होगी, है ना। स्केलेटल सिस्टम यानी हड्डियों के बारे में आप लोग पढ़ोगे। चलो समझ, थम्स अप करते रहो भाई सारे बच्चे। बातों को या कमेंट्स इतनी तेजी से आपके दौड़ रहे हो, मुझे बाकी आप क्या लिख रहे हो दिखाई नहीं दे रहा। बस मैं हाँ जो बोल रही हूँ आपसे पूछ रही हूँ, थम्स अप मुझे जरूर दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तुम लाइव और क्लास के जो कमेंट्स है वो भागे जा रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, चलो आओ, बहुत बेहतरीन, आओ आगे बात करते हैं। अगर और सिस्टम की हम लोग बात करेंगे आपके शरीर के अंदर, 8वें नंबर का जो सिस्टम होगा बेटा, वो क्या होगा आप लोगों का? वो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जिसको आप लोग बोलते हो श्वसन तंत्र। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? श्वसन तंत्र, ठीक है। तो ये हैं कुछ मुख्य सिस्टम आपके शरीर के, जहां से बनते हैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आप लोगों के, ठीक है। तो ये मुख्य सिस्टम है आपके शरीर के, जिनको हमें करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हम देखेंगे कि पिछले साल या पहले इनसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं या और क्या बन सकते हैं, वो सब आपको क्लास में कराए जाएंगे, ठीक। चलो, तो ये तो पहला हमारा टॉपिक हो गया बायोलॉजी का, ह्यूमन सिस्टम से प्यारे बच्चे। अगर मैं दूसरे टॉपिक की बात करूं तो वो होगा सेल यानी कोशिका। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं बेटा कोशिका वाले टॉपिक से। तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो बेटा ये होगा ब्लड यानी कि रुधिर। बेटा रुधिर भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से कराएंगे और यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 4th नंबर पर आप पढ़ोगे न्यूट्रिशन वाला टॉपिक। न्यूट्रिशन बोले तो पाचन, सॉरी पोषण प्यारे बच्चे। जब आप खाना खाते हो तो खाने में कौन कौन से पोषक पदार्थ आपको मिलते हैं, वो आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके जूलॉजी वाले टॉपिक के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक। एक और लिख लीजिएगा 5वां प्यारे बच्चे, डिजीज, जिसको आप लोग बोलते हो बीमारियां यानी रोग। तो डिजीजेस यानी रोग जो होते हैं यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भैया टाइफाइड कैसे होता है, टीबी कैसे होता है, एड्स कैसे होता है, चिकन पॉक्स कैसे होता है, ये सारी बीमारियां पूछ लेता है। तो ये हो गए आप लोगों के जूलॉजी से संबंधित, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन में जब ये क्लास चली जाएंगी 3 दिन बाद, फिर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, ठीक भाई, क्लियर। तो जूलॉजी का सिलेबस क्लियर सभी बच्चों को? चलो भाई आ जाओ, आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? बॉटनी के सिलेबस की। तो भाई आ जाओ बॉटनी का और लिख लो। बॉटनी का जो सिलेबस है प्यारे बच्चे, जिसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान से आप लोगों को क्या पढ़ना है? तो बेटा वनस्पति विज्ञान जो होता है, इसमें सारी बातें हम करेंगे पौधों के बारे में। इसके बारे में भाई, पौधों के बारे में। आवाज सभी बच्चों को आ रही है ना? हाँ जी बेटा 3 दिन। और हाँ बिल्कुल, जब आप ये वाला बैच खरीदते हो तो आपको पहली जो बैच है अवतार 1, उसकी जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो बिल्कुल मिलेंगी। तो वो आपकी मर्जी है, आप जहां से क्लासेस करना चाहो, जल्दी करना चाहते हो तो वहां से कर सकते हो, अदरवाइज लाइव लेना चाहते हो तो अवतार 2.0 से आप क्लासेस कर सकते हो, ठीक है।
चलो आओ, बॉटनी में पहला टॉपिक आप लोगों का क्या होगा? प्लांट मॉर्फोलॉजी। पहला टॉपिक होगा प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक है, यानी पादपों के बारे में पढ़ेंगे, जड़, तना, पत्ती, ये सब, जिसको हिंदी में बोलते हैं पादप आकारिकी। पादप आकारिकी, ये होगा पहला पॉइंट, ठीक है। आवाज आ रही है ना सभी बच्चों को? हाँ, आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए बहुत अच्छा, आ जाओ इधर देखो। अब सेकंड आप लोगों को पढ़ना है प्यारे बच्चे, यहाँ पे टॉपिक प्लांट क्लासिफिकेशन। प्लांट क्लासिफिकेशन यानी पादप वर्गीकरण, ठीक है। प्लांट क्लासिफिकेशन, जिसको आप बोलोगे पादप वर्गीकरण। पादप वर्गीकरण, तो भाई पादपों के बारे में पढ़ेंगे कि पादपों को कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है, कैसे कैसे डिवाइड करा गया है पौधों को। क्लियर? चलो आओ नेक्स्ट। आगे आपको पढ़ना है प्लांट हार्मोन के बारे में। प्लांट हार्मोन, ठीक है। प्लांटों में कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं? पादपों में भी बनते हैं भाई हार्मोन, तो ये पढ़ेंगे हम पादप हार्मोन के बारे में, ठीक है। और लास्ट में आपको पढ़ना है प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक। तो ये हो गए आपके बॉटनी के टॉपिक, पादप ऊतक प्यारे बच्चे। ये हो गए सभी आप लोगों के बॉटनी के टॉपिक। तो हमने सिलेबस भी कर लिया, हमने बायोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक चीजें थी वो भी पढ़ ली प्यारे बच्चे। अब मैं कुछ 4-5 पॉइंट आपको डायरेक्ट लिखवाने वाली हूँ, वहां से आपको कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में चर्चा करनी शुरू कर देंगे, ठीक है। चले प्यारे बच्चे, चलिए। तो भाई स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, क्लास का सिलेबस भी आपको पता चल चुका है बायोलॉजी का। आ जाओ, अब मैं कुछ ये 3-4 पॉइंट हैं जो आपको डायरेक्टली आ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि बायो ज्यादा डीप आपको आनी ही नहीं है, ठीक है। एकदम नॉर्मल लेवल आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। तो आओ, अगर हम जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं बेटा अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में आप लोगों को कुछ 3-4 क्वेश्चन एज इट इज रखे मिलते हैं, वो फिक्स है हमेशा। कैसे, कौन कौन से? पहला जो क्वेश्चन है आपको पूछ लेगा कि जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले किसने दिया? जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान शब्द जो था प्यारे बच्चे, या जो बायोलॉजी टर्म है, बायोलॉजी टर्म जो है, इसको सबसे पहले किसने दिया? ये आपको पूछ सकता है। तो आप लोग बताकर चलोगे कि 2 वैज्ञानिक थे प्यारे बच्चे, एक थे लेमार्क और दूसरे थे ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस, ठीक है। लेमार्क और ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस, इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को दिया था। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बने कि हु गिव द टर्म बायोलॉजी फर्स्ट, या बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने दिया, आप लोग बताएंगे लेमार्क और ट्रेविरेनस। इंग्लिश में भी लिख लो भाई, लेमार्क और ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस, ठीक है। लेमार्क और ट्रेविरेनस। अच्छा, कौन से सन में दिया? तो आप लोग बताना 1802। कई बुक्स में 1801 भी होता है, तो 1801 आएगा तो 1802 नहीं आएगा, 1802 आएगा तो 1801 नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों ही एनसीईआरटी के ईयर हैं। कभी 1802 दे देता है, कभी 1801। अगर आप चाहो तो इसको ना इस टर्म में लिख लो, कंफ्यूज मत हो ना, इस टर्म में लिख लो 1801 और 1802, क्योंकि कई बार कई बुक्स में ईयर का 1-8 साल का अंतर दिया हुआ होता है। तो ये वाली चीजें भी आप याद रखना, ठीक है। दूसरा जो आपको डायरेक्ट टर्म एग्जाम में लिखी मिलेगी वो ये होगी कि मैडम जी बताओ फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के पिताजी कौन है भाई? बता दो, जीव विज्ञान के पिताजी कौन है? जीव विज्ञान के पिता आप लोग बताकर चलोगे कि जीव विज्ञान के पिता हैं कौन? हाँ, अरस्तु। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया, अरस्तु। मेरे साथ बोलते चलना बेटा। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो पेपर, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, इंग्लिश में ना अरस्तु को बोलते हैं एरिस्टोटल। इंग्लिश वाले बच्चे करके आएंगे एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल। इंग्लिश वाले बच्चे करके आएंगे एरिस्टोटल, जबकि हिंदी वाले बच्चे लिख कर आएंगे अरस्तु। हिंदी वाले बच्चे अरस्तु पर टिक लगा कर आएंगे, ठीक है। चलो, अब यहीं से तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेगा? यहीं से तीसरा क्वेश्चन बन जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। भैया बायोलॉजी की 2 ब्रांच थी ना, 2 भागों में बांट दिया था बायोलॉजी को, जूलॉजी और बॉटनी।
तो भैया जूलॉजी के फादर भी बनते हैं और बॉटनी के फादर भी बनते हैं। तो भैया आपको पूछ ले फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के पिताजी कौन है, आपको पूछ ले जंतु विज्ञान के पिता, जंतु विज्ञान के पिता, तो आप लोग बताकर चलेंगे कि जंतु विज्ञान के पिताजी भी यही हैं, अरस्तु। हाँ जी बेटा, ऐसा समझ लो अरस्तु जी जो है ये 2 उपाधियां अपने पास रखते हैं। इनके पास 2 उपाधियां हैं बेटा, एक तो इन्हीं को जूलॉजी का फादर भी बोलते हैं, एक इन्हीं को जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पिताजी भी बोलते हैं। तो दोनों का आंसर एक ही होगा। देखो क्वेश्चन 2 है लेकिन दोनों का आंसर एक ही है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। तो अरस्तु जी को ही बोला जाता है जीव विज्ञान के पिता और अरस्तु जी को ही बोला जाता है जंतु विज्ञान के पिता। एक ही आंसर, एक ही, 2 क्वेश्चन आंसर एक। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अगला आपको क्या पूछेगा, आपको पूछेगा फादर ऑफ बॉटनी, आपको पूछेगा फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है भाई, आपको पूछ सकता है वनस्पति विज्ञान के पिता। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के पिता। हाँ जी बेटा, कई बच्चे ऐसे होंगे बिल्कुल जिनको ये सारी चीजें पता है। तो मैंने पहले भी बोला कि बेसिक चीजें, आज बेसिक क्लास है तो थोड़ा सा आपको बेसिक बायोलॉजी का जरूर बताऊंगी। ठीक, वनस्पति विज्ञान के पिता, वनस्पति विज्ञान के पिता, हाँ जी बिल्कुल, कौन है? जिन बच्चों ने बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ रखा है आंसर कर रहे हैं थियोफ्रस्टस। ठीक है, तो बिल्कुल होंगे भाई थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस। ये हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इनका नाम एक ही रहेगा, थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस। ठीक, चलो तो भाई आपके ये 4 क्वेश्चन हो गए रेडी, इनका ले लो स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं अपनी बायोलॉजी के एक टॉपिक की तरफ। क्लियर प्यारे बच्चों? चलो बहुत बेहतरीन, आ जाओ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को बायोलॉजी में याद करनी है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। थम्स अप करो चलो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब हम चल रहे हैं भाई अपने एक सिस्टम की तरफ जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हेडिंग दे दो भाई, बायोलॉजी का पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेटा आ जाओ, हेडिंग दे दीजिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या बोलते हैं भाई? उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि उत्सर्जन होता क्या है। भाई हम उत्सर्जन तंत्र तो पढ़ेंगे ही, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि उत्सर्जन क्या होता है, ये जानना जरूरी है कि एक्सक्रीशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस शब्द को जानेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है भाई, एक्सक्रीशन क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोगों को ये शब्द ही पढ़ना है। बताओ जल्दी से क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो, एक्सक्रीशन क्या होता है, सभी बच्चे बोलो। हाँ जी, एक्सक्रीशन क्या होता है? तुम्हारे तो कमेंट इतनी तेज दौड़ रहे हैं, मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल, तो भाई जब भी आप खाना खाते हो, ठीक है, वो खाना आपके शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है, अच्छी अच्छी चीजें आपके खून में घुल जाती हैं, खून में घुलकर आपके कोशिकाओं तक पहुंच जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपके शरीर में पच ही नहीं पाती, जिनका कोई काम ही नहीं है आपके शरीर में, मतलब आपके लिए वो है वेस्ट, आपके लिए है वो अपशिष्ट, कोई जरूरत ही नहीं है आपको या आपके शरीर को उन सब चीजों की। तो उन्हें तुम निकाल देते हो अपने शरीर से बाहर, उनको तुम अपने शरीर से क्या कर देते हो भैया, बाहर। जैसे सुबह सुबह फ्रेश नहीं होते हो, रात को खाना खाते हो, पूरी रात वो खाना डाइजेस्ट होता है, उस खाने में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो तुम्हारे कहाँ जाते हैं, तुम्हारे एनस गुदा में मतलब स्टोर हो जाते हैं। अब फिर तुम गुदा के रास्ते, रेक्टम जो होता है बड़ी आंत का पार्ट, उसमें स्टोर हो जाते हैं, फिर तुम गुदा के रास्ते उनको बाहर निकाल देते हो। तो भैया यही तो है एक्सक्रीशन, यही तो होता है उत्सर्जन। तो रटने की क्या जरूरत है, समझो, तुम इस प्रक्रिया को रोज करते हो, डेली करते हो। ठीक, तो भैया क्या होता है एक्सक्रीशन, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया। ठीक है, यही होती है प्यारे बच्चे उत्सर्जन, बाहर निकालने की प्रक्रिया। ठीक है, बाहर निकालने की प्रक्रिया। तो कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि उत्सर्जन क्या होता है भाई, ठीक है, तो आप लोग बताओगे शरीर से या आपके शरीर में जो वेस्ट बन रहे हैं अपशिष्ट पदार्थ, उनको बाहर निकालने की क्रिया। हाँ जी बिल्कुल बेटा,
ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, रिमूवल, क्या लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन, इज नोन एज एक्सक्रीशन। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो भैया आपके शरीर में जो वेस्ट बन रहे हैं, आपके शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं, उनको जब आप बाहर निकाल कर फेंक दो अपने शरीर से, उसी को बोला जाता है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। अब ये उत्सर्जन मैम हमारे शरीर में कौन कौन से अंग करते हैं? अगर हमारे अंगों की बात करें तो ऐसे कितने अंग हैं हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहे हैं? बताओ जल्दी, कौन कौन से ऐसे आपके शरीर में अंग हैं जो आपके शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल रहे हैं? किडनी, हाँ बिल्कुल, स्किन भी है बेटा, बिल्कुल, त्वचा भी होगी, सही बात। तो चलो अब मैं आपको ये बताती हूँ, हाँ जी बिल्कुल, लीवर भी है। तो अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि हमारे शरीर में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे पास, ठीक है। तो आओ अब एक हेडिंग डालेंगे छोटी सी, क्या, अब आप हेडिंग डालोगे मानव उत्सर्जी पद अंग, मानव उत्सर्जी अंग। भाई मानव में कौन कौन से उत्सर्जी अंग है ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आप हेडिंग डालोगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब आप हेडिंग डालेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। प्यारे बच्चे, यानी हमारे शरीर में क्वेश्चन बन सकता है कि मानव के शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं। कई बच्चों को लगता है केवल किडनियां ही हैं, ना मेरे बच्चे, किडनी के साथ साथ और भी कई उत्सर्जी अंग है आपके शरीर में। कौन कौन से? तो देखो, लिखो, नंबर 1 पर आता है लीवर। हाँ जी बेटा, लीवर, आपका जो यकृत होता है ये भी आपका उत्सर्जी अंग है। नंबर 2 पर आती है आपकी प्यारी प्यारी स्किन, त्वचा, ठीक है, ये भी आपका उत्सर्जी अंग है। और नंबर 3 पर आते हैं आपके लंग्स, प्यारे बच्चे, फेफड़े, ये भी आपके उत्सर्जी अंग हैं। और नंबर 4 पर आता है आप लोगों के गुर्दे, यानी कि किडनी, गुर्दे। तो बेटा इतने उत्सर्जी अंग है हमारे शरीर के अंदर, ये हैं हमारे उत्सर्जी अंग। तो आपका लीवर हो गया है ना, आपकी त्वचा हो गई, आपके लंग्स हो गए, आपकी किडनी। समझ में आ रही हैं चीजें? बताओ जल्दी से, चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं, बताते चलोगे मुझे? थम्स अप करो, बढ़िया से स्माइलीज भेजो मुस्कुराती हुई, ठीक है, खिलखिलाते हुए चेहरे में तुम्हारे देखना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर अगर हम कहें तो टोटल 4 उत्सर्जी अंग हैं, लीवर, आपकी स्किन, आपके लंग्स और आप लोगों के गुर्दे, किडनी। अब कोई पूछ ले कि मैम लीवर कैसे है, बताओ जरा, लीवर क्या निकाल रहा है? तो लीवर आपके शरीर से यूरिया निकालता है, यूरिया, ठीक है। तो लीवर का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या होता है? यूरिया। तो लीवर हमारे शरीर से यूरिया का निष्कासन करता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब पूछे त्वचा, तो भैया त्वचा से निकलता है पसीना, सभी को पता है। भैया गर्मियां आएंगी, अभी तो ठंडी चल रही है बढ़िया सी, लेकिन गर्मियों में बुरी हालत रहती है, पसीना निकलता है। कभी पसीना टेस्ट करा है? अब तुम बोलोगे कैसी बातें कर रही हो मैडम। बेटा जब हम कोई बार बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हमारे मुंह पर पसीना आता है, टपक टपक कर हमारे मुंह में भी चला जाता है। तो मैंने भी करा है कई बार टेस्ट, बिल्कुल। तो नमकीन लगता है तुम्हें पसीना, जो तुम्हारा स्वेट निकलता है, पसीना। तो भाई पसीना भी एक वेस्ट है, और पसीने में NaCl यानी नमक होता है, ठीक है, ये भी एक तरीके का उत्सर्जी पदार्थ हो गया आपके शरीर के अंदर। बोलते हैं ना जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, हमें सुबह सुबह आधे घंटे योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज, पसीना निकलता है बाहर, यानी आपकी जो स्किन है वो प्योरीफाई होती है, बॉडी में जितना एक्स्ट्रा NaCl है वो पसीने के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये होता है फैक्ट। तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके का उत्सर्जी प्रोडक्ट, ठीक है। आओ भैया, फेफड़े, जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब भी हम श्वसन करते हैं, तो फेफड़े क्या करते हैं? बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं बाहर निकालते, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन तुम अंदर ले जा रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे किसी काम की नहीं, वो बाहर निकल रही है, फेफड़े उनको बाहर निकाल रहे हैं। तो भैया फेफड़े भी हो गए उत्सर्जी अंग। तो फेफड़े निकालते हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आ जाओ इधर की तरफ से लिखती हूँ, उधर मेरा हाथ उल्टा पड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया।
अब गुर्दे, गुर्दे आपके खून के अंदर से यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड जो होता है उसको बाहर निकालने की मशक्कत करते हैं या काम करते हैं, ठीक है, यूरिक एसिड। चलो तो बेटा अब आपको कभी भी पूछे कि आपके इन चारों में से मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन से हैं आपके, मुख्य उत्सर्जी अंग के बारे में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो टिक लगाकर आओगे किडनी पर। बेटा जो हमारी किडनी है ना, जो हमारे गुर्दे हैं, ये हमारे मुख्य उत्सर्जी अंग है। क्या हैं प्यारे बच्चे, ये हैं हमारे मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन। तो लिख लेंगे गुर्दे होते हैं भाई मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन। हमारे मुख्य उत्सर्जी अंग जो हैं वो हैं हमारे गुर्दे। तो मैं लिख रही हूं मुख्य उत्सर्जी अंग, ठीक है, मुख्य उत्सर्जी अंग प्यारे बच्चे, मुख्य उत्सर्जी अंग जो है हमारे वो है हमारे फेफड़े। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल गुर्दे हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हमारे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन से हैं, ये चारों ऑप्शन में रहेंगे, तो तब आपको ऑप्शन करके आना है किडनी, ठीक है। या एक तरीके का क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन मानव का एक उत्सर्जी अंग नहीं है, नहीं है, तो बेटा आपको कोई भी 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा कोई और उठा कर दे देगा, तो आपको पहचानना होगा कि कौन हमारा उत्सर्जी अंग नहीं है। तो आपको नहीं वाला तो तब पता होगा ना जब ये पता हो कि कौन कौन से 4 हैं। तो याद रखना ये 4 हमारे उत्सर्जी अंग है। क्लियर हो गई बात, बताओ जल्दी से। यहां तक सभी बच्चों को बातें क्लियर हैं, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात क्लियर है यहां तक? चलो बहुत अच्छा। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाली हूं। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि मैम जी क्या मानव के अंदर ही होते हैं उत्सर्जी अंग? जो दूसरे जानवर हैं जैसे पक्षी हो गए या केंचुआ हो गया या फिर मछलियां हो गई, क्या ये नहीं अपना उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं? तो मैं बोलूंगी बेटा बिल्कुल निकालते हैं, इनके अंदर भी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। तो बेटा किसका उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, इस बेसिस पर, इस अकॉर्डिंगली, मतलब कौन सा जंतु क्या एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट निकालेगा, इसीलिए जो जंतु हैं उनको 4 भागों में बांट दिया है। मतलब जैसे हम इंसान हैं, हमारा जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया होता है, मतलब हमारा जो मल है उसमें यूरिया ज़्यादा होता है, इसीलिए हम आते हैं यूरियोटेलिक एनिमल के अंदर। मतलब हमारा उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यूरिया, हम आते हैं यूरियोटेलिक में। वैसे ही पक्षी जो होते हैं, जो बर्ड है, ठीक है, तोता मैना चिड़िया, ये जो अब अपनी बीट त्यागते हैं बेटा, अपनी बीट करते हैं, तो इनकी बीट में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए ये अलग वर्ग में रखे गए हैं। मछलियां अमोनिया त्यागती हैं, उनके मल में अमोनिया होती है, इसीलिए वो अलग वर्ग में रखी गई हैं। तो किस जंतु का उत्सर्जी पदार्थ क्या है ना, किस जंतु का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, इस आधार पर जंतुओं को कुछ वर्गों में बांटा गया है। अब मैं वही आपको बताने वाली हूं कि कौन से वर्ग में किसको रखा गया है, क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस जंतु को किस वर्ग में रखा गया है या किस जंतु का उत्सर्जी पदार्थ क्या है। बताओ जल्दी, यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बेटा फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, बोलो भाई। हाँ जी बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, 3 दिन डेमो चलेंगे बेटा, ठीक। आओ अब हम बात करते हैं कि जो आप लोगों के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनके अनुसार जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो लिख लीजिएगा जंतु उत्सर्जी, हेडिंग दे दीजिएगा बेटा उत्सर्जी पदार्थ के अनुसार, उत्सर्जी पदार्थों के अनुसार, उत्सर्जी पदार्थों के अनुसार जंतुओं के प्रकार, जंतुओं के प्रकार। तो बेटा उत्सर्जी पदार्थ के अनुसार जंतु कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखना टाइप्स ऑफ एनिमल, टाइप्स ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, ये हमारी हेडिंग होगी भाई, ठीक है। बोलो यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को, बोलो बेटा जल्दी से,
हाँ, अब हमारी हेडिंग ये है, अगर मैं ये बोलूँ ना कि उत्सर्जन तंत्र से जो क्वेश्चन बनता है वो मोस्टली यही वाला बनता है कि किसके मल में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है या उसको किस वर्ग में रखा गया है, ऐसे करके ज्यादा बन जाता है। ठीक है, चलो तो अब हम सबसे पहले कौन सा बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यूरिकोटैलिक। सबसे पहला जंतु है बेटा यूरिकोटैलिक। ठीक है, लिख लो भाई, यूरिकोटैलिक एनिमल। यूरिकोटैलिक एनिमल, सबसे पहले बात करेंगे कि यूरिकोटैलिक जंतु कौन से होते हैं। यूरिकोटैलिक जंतु आपको एग्जाम में पूछ ले कि इनमें से कौन यूरिकोटैलिक जंतु है, क्या बताकर आओगे? तो आप बताकर आना यूरिकोटैलिक जंतु वो हैं जिनकी पोटी में आपको यूरिक एसिड मिले, जिनके मल में तुम्हें यूरिक एसिड मिले। ठीक है, तो यूरिकोटैलिक एनिमल कौन है? जिनके मल में कौन सा पदार्थ हो बेटा? जिनके मल में होता है यूरिक अम्ल, जिनके मल में यूरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, यूरिक एसिड जिनके मल में ज्यादा होता है, उन जंतुओं को रखा गया है यूरिकोटैलिक वर्ग में। तो बस यही क्वेश्चन पूछेगा कि यूरिकोटैलिक वर्ग में किस प्रकार के जंतु हैं? जिनके मल में यूरिक एसिड हो, जिनके मल में यूरिया हो, जिनके मल में अमोनिया हो, जिनके मल में ग्वानिन हो, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आपको बता के आना है कि यूरिकोटैलिक जंतु वो हैं जिनके मल में, जिनकी पोटी में क्या होता है भैया? यूरिक अम्ल होता है। समझ में आ गई? तो पहला क्वेश्चन तो ये बना। दूसरा एग्जाम्पल पूछ ले कि इनमें से कौन एक यूरिकोटैलिक जंतु है या नहीं है, ऐसे करके पूछ ले। तो आप लोग एग्जाम्पल बताकर चलोगे जो यूरिकोटैलिक जंतु होते हैं इनके उदाहरण कौन कौन से हैं भाई, इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो जब यूरिकोटैलिक जंतुओं के एग्जाम्पल्स की बात होगी तो आप लोग बताकर चलेंगे कि छिपकली, देखिए सबने, छिपकली जगह जगह पोटी कर देती है, उसकी पोटी में होता है यूरिक एसिड। ठीक है, तो याद रखोगे भाई छिपकली। छिपकली ऐसी कौन सी कली है जो छिप नहीं सकती, जो खिल नहीं सकती? वो पहेलियां पूछते थे ना हम लोग जब छोटे थे कि बताओ ऐसी कौन सी कली है जो खिल नहीं सकती, तो हम बोलते थे छिपकली। ठीक है, तो छिपकली यानी कि लिजर्ड। तो बेटा लिजर्ड के जो मल होता है इसमें होता है यूरिक एसिड। दूसरा एग्जाम्पल याद रखोगे पक्षी, अभी अभी बताया था, पक्षी यानी बर्ड्स, जो भी आपके ऊपर कौवा या कबूतर बीट कर देते हैं उसमें होता है यूरिक एसिड। ठीक है, आओ तीसरे नंबर पर याद रखना बेटा सरीसृप। सरीसृप यानी कि जो स्नेक वगैरह होते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स बोलते हो जिसको, रेप्टाइल्स यानी कि ये छिपकली भी रेप्टाइल में ही आती है बेसिकली। और आपने देखा होगा भैया सांप, है ना, सांप जो होता है स्नेक, इसके अंदर भी इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड। ठीक है, समझ में आ रही हैं बातें? जल्दी से बताते चलो। तो ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रखने हैं। एक और लिख लेना 4th नंबर पर भैया, कीट, कीट पतंग जो होते हैं ना, इंसेक्ट, इंसेक्ट जो होते हैं छोटे छोटे कॉकरोच या झींगा, टिड्डा, टिड्डी, ये सब, तो इंसेक्ट, इनके अंदर भी होता है यूरिक एसिड। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कुछ चीज समझ ना आ रही हो, बोलो जल्दी से, है ना? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सही है। ठीक, चलो तो आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इतना ही रहने देते हैं। मैं कल इसी हेडिंग में आपको दूसरा बताऊंगी। यूरिकोटैलिक हो गया है आज, अगला पढ़ेंगे यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक मतलब जो होता है जिसका उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे कल की क्लास में, यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक, ठीक है, यानी जिसको आप लोग ऐसा मल जिनका, जिसके मल में यूरिया पाया जाए, जैसे हम लोग, तो इसको करेंगे हम कल की क्लास में, क्योंकि अब टाइम हो चल रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, एक ही क्लास में इतना कुछ नहीं पढ़ना चाहिए,
फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें खिसकने लगेंगी। तो आज की क्लास आपकी कैसी रही, कितना आपको समझ में आया, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, ये सब कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। और आज की क्लास में मैं एक प्रश्न भी आप लोगों को छोड़े जा रही हूँ, उन बच्चों को उस क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए या आप लोग सर्च कर कर लाओगे कि आनुवांशिकी के पिता किसको कहते हैं, आनुवांशिकी के पिता, ठीक है, आनुवांशिकी के पिता किसको कहते हैं भाई, ये सभी बच्चों को बताना है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स प्यारे बच्चे, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी कल की क्लास में, लेकिन आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। आप लोगों को क्या करना है, अभी नहीं देना भैया, अभी नहीं देना आंसर, ठीक है, ये घर का काम है, घर ही करके लाना है, ठीक। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग सभी बच्चे बताएंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है प्यारे बच्चे, और साथ ही बताना कि आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं। एकदम मैंने आपको बेसिक चीज़ें आज बताई और कंटेंट थोड़ा ही दिया क्योंकि पहली क्लास है, धीरे धीरे बायोलॉजी आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आने लगेगी, आज भी चीज़ें आई होंगी। तो कल हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में और थोड़ी मज़ेदार चीज़ें करने वाले हैं। तो तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद, शुक्रिया। आराम से अब आप सो जाइए और कल फिर फ्रेश माइंड के साथ उठिएगा अपनी मैथ्स की क्लास को करने के लिए, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, आज का दिन है, कल का दिन है और बेटा परसों का दिन, जब आप इस बैच को कम प्राइजेस में कूपन कोड कैपिटल लेटर में SSC20 लगाकर कम प्राइजेस में खरीद सकते हो, मात्र 640 में, ठीक है। और 3 दिन के बाद आपकी ये क्लासेस एप्लीकेशन पर चली जाएंगी बेटा, ठीक है। हाँ जी, करंट भी अभी चलेगी, अभी इसका टाइम भी आई थिंक 9:30 बजे, कल की क्लास में सर ने बताया था। फिर ये वाली क्लास थोड़ा सा आगे खिसक जाएगी टाइम के अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलो, तो अभी 3 दिन ही, आपको 3 दिन ये क्लास सेम टाइम पर पढ़नी है, 9 से 10 रात को, ठीक है सभी बच्चों को। तो गुड नाइट, नमस्कार, राधे राधे, अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से नींद लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, धन्यवाद।